तो ऑनरेबल कोर्ट ने पिटीशन को डिसमिस करते हुए ये कहा कि आपको जाकर पीएचडी करना चाहिए। नफरत फैलाने से पहले आपको जाकर इन डेप्थ इन डिटेल एनालिसिस करना चाहिए, जो पीएचडी और एमए करने में ही पॉसिबल है। कोर्ट की ये बात हम सबको बहुत अच्छी लगी, पर एक सवाल उठता है कि क्या हमने कभी ऐसी पढ़ाई की है जिसमें हमने कोई पीएचडी की हो। ताजमहल को अ मॉन्यूमेंट फॉर एवर कहते हैं, यानी रहती दुनिया तक मोहब्बत की इस निशानी को कायम रखना, ये उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था। उसे एक्सक्विजिट सिंबल ऑफ इटर्नल लव कहते हैं, यानी मोहब्बत का सबसे उत्कृष्ट निशानियों में से एक उसे कहते हैं। और इसे बनाना इतना आसान नहीं था। शाहजहां ने ही ताजमहल इसलिए बनवाया क्योंकि उस ज़माने में इंडिया का जो जीडीपी था वो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा था, और इस वजह से वो फ्लॉलेस मार्बल चाहते थे, यानी मरमर, संग ए मरमर, वो पत्थर जिसपे थोड़ा सा भी दाग ना हो। लेकिन अभी हम देखेंगे कुछ अगले 2 मिनटों में कि सिर्फ पत्थर ही नहीं, पूरे आर्किटेक्चरल डिज़ाइन को यूँ बनाया गया है कि दोबारा उसे बनाना ये नामुमकिन है। सबसे पहला और सबसे बड़ा जो चैलेंज था, जो हादी तेहरानी इस वक्त के सबसे बड़े आर्किटेक्ट्स में से एक हैं, वो बताते हैं कि जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो ये था कि लोकेशन ऑफ द ताजमहल ऑन द बैंक्स ऑफ यमुना रिवर। जब भी आप पानी के करीब एक बहुत विशालकाय भारी भरकम इमारत को बनाते हैं तो वो अपने ही वजन से नम मिट्टी में, गीली मिट्टी में दबने लगती है, क्योंकि ग्राउंड सॉलिड इनफ नहीं होता। लेकिन इसे ठीक करना ज़रूरी था, क्योंकि शाहजहां ने अपने आर्किटेक्ट्स को जो पहली रिक्वायरमेंट बताई थी वो ये थी कि यमुना ताज के इतने करीब से बहना चाहिए कि जिस दिन चांदनी रात हो उस दिन 2 ताजमहल दिखाई देते हो। एक तो असली ताजमहल, एक उसका अक्स यमुना के पानी में दिखाई देता हो। तो इस पहेली को सॉल्व करने के लिए उन्होंने उस जमाने में वेल फाउंडेशन बनाया। इस जमाने के आर्किटेक्ट कहते हैं कि इवन उस जमाने के एतबार से ये एक बहुत रिवॉल्यूशनरी आइडिया था। आज दुबई में पाम बीच ऐसी एक पूरी सोसाइटी समुंदर में कार्व की गई है, लेकिन उसका प्रॉब्लम है उस पर बने मकानों से वो अपने ही वेट में धीरे धीरे धंसती जा रही है। और ऐसा माना जाता है कि अगले 8 से 10 सालों में अगर उसे ऊंचा नहीं किया गया तो वो समुंदर के अंदर और बढ़ते सी लेवल की वजह से भी समा जाएगी। लेकिन यहाँ पर ताजमहल उससे रहती दुनिया तक वहीं रोके रखना था। और उस ज़माने के बेस्ट मुगल आर्किटेक्ट्स ने इसका यूँ किया कि उन्होंने एक वेल फाउंडेशन बनाया। उन्होंने कुएं खोदे, वाटर टेबल तक नहीं, वाटर टेबल के और अंदर तक बहुत गहरे खोदे, और उसमें से पानी को उन्होंने निकाल कर उसमें बड़े बड़े पत्थर, बोल्डर और चूना मिट्टी को भर दिया। इससे एक कुआं, एक सॉलिड फाउंडेशन बेस बन गया। लेकिन जो ताज्जुब की बात है और जो अब पॉसिबल नहीं है और जो नफरत फैलाने वाले कभी नहीं समझ सकते, वो ये है कि सिर्फ एक ऐसा कुआं नहीं बनाया था उन्होंने, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ऐसे 900 कुएं, 900 वेल बनाए थे जो वाटर टेबल से भी गहरे थे, और उनमें से पानी निकाल कर उसमें बोल्डर, चूना मिट्टी, बड़े बड़े पत्थर, इसे उसको सॉलिड फाउंडेशन बेस बनाया गया। और ये सॉलिड फाउंडेशन बेस मास्टर बिल्डर्स, किताबें बिल्डर भी नहीं लिखती उन्हें, पीएचडी की किताबें लिखती है, मास्टर बिल्डर्स ने बनाया था। और इस बेहतरीन फाउंडेशन बेस एक ऐसा मजबूत पहाड़ था जो किसी भी इमारत, या यूं कह ले एक पहाड़ को अगर आप उस पर ला कर रख दे तो वो रहती दुनिया तक उसको अपने ऊपर बरकरार रख सकता था। फिर इन कुओं को आर्चेस से जोड़ा गया और उस पर एक बेस लगाया गया जिस पर ताजमहल आया है। इसीलिए ये कहा जाता है कि रहती दुनिया तक, ये जो अल्फाज है हमारे लिए सिर्फ अल्फाज है, लेकिन आर्किटेक्ट्स के लिए ये एक चैलेंज था। शाहजहां थोड़ा सा भी ऐब अपने ताजमहल में नहीं चाहते थे। तो पीएचडी की किताबें दूसरी बात कहती है, वो कहती है कि मुगल आर्किटेक्ट्स हैव यूज्ड सम ऑफ द बेस्ट ऑप्टिकल ट्रिक्स ऑफ दैट टाइम। उस जमाने की सबसे बेस्ट ऑप्टिकल ट्रिक्स को उन्होंने यूज किया। हमारे
आँखों के अंदर जो पुतलियों की बनावट है, द प्यूपिल्स ऑफ द आई, वो गोल है। इस वजह से किसी भी सीधी चीज़ को जब हम देखते हैं किसी मेन चेम्बर के पास सीधी चीज़ को, तो हमारी पुतलियों की गोल बनावट की वजह से वो हल्की सी टेढ़ी नज़र आती है, जबकि वो सीधी हैं पर हमें टेढ़ी नज़र आती हैं क्योंकि हमारी आंखों की बनावट स्फेरिकल है। शाहजहां ये ऐप भी नहीं चाहते थे, तो उनके मास्टर आर्किटेक्ट्स ने उनके हुक्म के मुताबिक कुछ किया। उन्होंने सीधी अगर मीनारेट्स बनवाई होती तो वो हल्की सी झुकी हुई नज़र आती। उन्होंने हल्की सी बाहर की तरफ झुकी हुई मीनारेट्स बनवाई, स्लाइटली लीनिंग आउटवर्ड्स। लेकिन हमारी आंखें गोल हैं तो वो उन्हें थोड़ा सा अंदर की तरफ कर्व देखती हैं, तो हमें वो परफेक्टली अपराइट यानी एकदम सीधी नज़र आती। स्लाइटली लीनिंग आउटवर्ड मीनारेट्स वो हमें परफेक्टली अपराइट या सीधी नज़र आती हैं हमारी आंखों की वजह से। और इसका एक एडेड एडवांटेज भी है, जब अर्थक्वेक आता है तो ये स्लाइटली लीनिंग आउटवर्ड जो दिखने में सीधी हैं पर स्लाइटली लीनिंग आउटवर्ड, अर्थक्वेक आने के वक्त ये चारों मीनारेट्स 4 डायरेक्शन में गिरेगी, देयर बाय प्रोटेक्टिंग द सेंटर बॉडी ऑफ द ताजमहल। ताजमहल की मेन चेम्बर, उसकी बॉडी को कुछ नहीं होगा। ये चीज़ जो थी वो आज भी बना पाना इट्स नॉट दैट ईजी। इमारतें बनती हैं, बुर्ज अल खलीफा बना है और भी दुनिया की बड़ी बड़ी इमारतें बनती हैं, लेकिन ये ऑप्टिकल ट्रिक्स जो ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री के परफेक्ट कैलकुलेशन से ही मिलता है, वो अपने ज़माने में, उस ज़माने में बहुत रिवॉल्यूशनरी था। एक और ज्योमेट्रिकल कैलकुलेशन ऐसा मिलता है, शाहजहां ने अपने आर्किटेक्ट से कहा था कि जब कोई ताजमहल देखने आए और वो मेन एंट्रेंस से जितना उसके करीब आए, ऐसा लगना चाहिए कि ताजमहल छोटा छोटा होता जा रहा है। जितना हम करीब होते जा रहे हैं उतना छोटा छोटा होता जा रहा है। और जैसे ही वो वापस चले, ताजमहल बड़ा बड़ा होकर उसके दिल में समाना चाहिए। तो इसे गाइड्स, जो उस ज़माने के अच्छे गाइड्स थे, आजकल के गाइड्स किसी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के पास वो सब इतने विट्रॉलिक, इतनी विशियस, इतनी जहरीली बातें करते हैं कि कई लोगों ने मुझे कंप्लेन की है। और मैंने ये बात कुतुब कॉम्प्लेक्स मेहरौली में देखी है कि अगर आप अपनी फैमिली के साथ वहाँ लेज़र कर देंगे तो आप सिवाय नफ़रत के कुछ कंफर्ट अपने दिल में लेकर नहीं लौटते। तो पीएचडी की किताबें ये बताती हैं कि इतना परफेक्ट कैलकुलेशन था और दरवाजे का साइज़ ऐसा बनाया गया मेन एंट्रेंस का कि जैसे जैसे आप मॉन्यूमेंट के दरवाजे के करीब जाते हैं, दरवाज़ा ऐसा आपकी आंखों में बड़ा होता है कि आपको महसूस होता है मानो ताजमहल छोटा होता जा रहा है। अगर ये बात मैंने नहीं बताई और आप सिर्फ इस वीडियो में सिर्फ ताजमहल पे कंसंट्रेट करें तो ऐसा लगेगा वो छोटा छोटा होता जा रहा है। और जब आप वापस मुड़कर वापस जाएं तो वो बड़ा 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 होते हुए ऐसा लगेगा कि आपके दिल में समा जा रहा है। तो ज़माने के गाइड्स कहते थे दैट व्हेन यू लीव यू कैरी द ताज इन योर हार्ट। अपने दिल में ताजमहल समा कर आप ले जाते हैं। इसीलिए लर्नेड जज ने कहा कि आपको पीएचडी करना चाहिए, आपको स्कॉलर बनना चाहिए, क्योंकि स्कॉलरशिप और ये पीएचडी ये किसी भी अनपढ़ गाइड और स्ट्रगलिंग पॉलिटिशियंस इनके बस की बात नहीं होती। जो पढ़ा लिखा दिल और दिमाग होता है उसमें नफ़रत की जगह सिर्फ मोहब्बत होती है। एक और मैं आपको खूबसूरत चीज़ बताता हूँ जो आप बिल्कुल समझेंगे तो आपको मज़ा आएगा, और वो ये है कि यूनिवर्सिटी ऑफ वियना में इस ताजमहल को कैसे पढ़ाया जाता है। तो यूनिवर्सिटी वियना के प्रोफेसर एब्बा कोच, ये आर्ट हिस्टोरियन हैं, उनका वीडियो देखिए आप। वो क्या कहती हैं कि ताजमहल को एक रेक्टेंगल में बनाया गया था और इस रेक्टेंगल को 2 स्क्वायर्स में डिवाइड किया गया। शाहजहां ने एक स्क्वायर पर पूरा मार्केट बसवाया था और दूसरे स्क्वायर पर यमुना के किनारे इस ताजमहल को इसके बाद आने वाली जिंदगी की निशानी के रूप में बसाया था। तो इस तरफ भीड़ भाड़ वाला मार्केट है जो इस दुनिया की याद हमको दिलाता है, फिर एक छोटा सा स्क्वायर है जिसे पार करने पर उस तरफ एक गेट है। और शाहजहां ये चाहते थे कि जब भी कोई इंसान मार्केट से थक कर, इस दुनिया से थक कर जाने की तरह वो मार्केट से जाए तो आने वाली दुनिया और आखिरत कोई एक झलक अपने दिल में बसा कर जाए। सो अगर पूरे रेक्टेंगल को आप कंसीडर करेंगे
तो प्रोफेसर अब्बा कोच कहती हैं कि पूरा रेक्टेंगल दिस रिप्रेजेंट्स, इट्स अ परफेक्ट सिंबल ऑफ दिस लाइफ एंड द आफ्टर लाइफ, द लाइफ विच इज अबाउट टू कम। ताजमहल, उनके नोट्स को आपको पढ़ना चाहिए। वो कहती हैं कि ताजमहल इज द आर्किटेक्चरल एम्बॉडीमेंट ऑफ दिस लाइफ एंड द नेक्स्ट। ये सिर्फ हमें ग्राउंड प्लान में देखने को मिल जाता है, दैट इट इज समथिंग विच इज अ बैलेंस बिटवीन द टू लाइफ्स, और इसे इस तरह बनाया गया था। एक और मैथमेटिकल मिरेकल है जो उस जमाने के एतबार से बहुत आगे था, वो भी आपको ताजमहल में देखने को मिलता है, और वो ये है कि इसका जो गुंबद है और उस गुंबद का स्ट्रेस कैलकुलेशन, जो इसके गुंबद का स्ट्रेस कैलकुलेशन, इसके गुंबद को कर्व बनाया गया है। आज हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन उस ज़माने में पत्थरों की लेयर बाय लेयर बाय लेयर, उसे एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर और दूसरी लेयर के ऊपर तीसरी लेयर चूना मिट्टी की मदद से ऐसे चढ़ाई गई कि हर लेयर अपना सारा वजन नीचे की लेयर पे ट्रांसफ़र करती है, जो कि सीधी बनाने में कोई मुश्किल बात नहीं है। लेकिन कर्व जब आप गुंबद बनाएंगे विथ अ स्टिफल नेक, गर्दन की तरह कर्व बनाएंगे, तो इट रिक्वायर्स अ परफेक्ट स्ट्रेस कैलकुलेशन। और 40 फीट से बड़ा ये गुंबद उस ज़माने के परफेक्ट स्ट्रेस कैलकुलेशन को, उस ज़माने के मैथमेटिकल मिरेकल को बताता है। इट इज स्टिल एडमायर्ड बाय इंजीनियर्स, और आज 350 से 400 साल से ये एक्सप्रेशन ऑफ आर्किटेक्चर वहीं खड़ा है, जब तक उस पर नफरती हमले नहीं हुए। इनका दिल इतना खुला था और सारी दुनिया में इंडिया के व्यापार का बोलबाला था। एंगुस मेडिसन कहते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जीडीपी मुगल ज़माने में इंडिया का था, और उसे आज तक कोई सरपास नहीं कर पाया। इवन चाइना का जीडीपी आज इतना ज़्यादा है, पर वो 24.65% नहीं है, जो एंगुस मेडिसन द डच हिस्टोरियन ने अपनी किताब में लिखा है। तो वो सारी दुनिया से पैकेज बढ़वाकर टैलेंट को अट्रैक्ट करते। तो ऐसा ही टैलेंट इटली से आता, और वो अपने साथ संगमरमर, फ्लॉलेस मार्बल, जिसमें कोई इम्प्योरिटी का दाग ना हो, ऐसे मार्बल पर नक्काशी करवाते, जिसे इटली में पेट्रा ड्यूरा कहते हैं। और ये पेट्रा ड्यूरा जो इटालियन वे है ऑफ कार्विंग ऑन द मार्बल्स, मुगल्स के इंजीनियर्स ने ऐसे सीखा, हिंदू और मुस्लिम संतराश ने उस ज़माने में से ऐसे सीखा कि इटली के लोग उसे सीखने इंडिया आते हैं, और इसे पेट्रा ड्यूरा का सबक हिंद कहते हैं। इस कदर चीज़ों को समेट कर ताजमहल बना है। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसी चीज़ दिखाता हूँ ताजमहल में, जो आपके दिल में सच में इस मोहब्बत की निशानी को हमेशा के लिए अमर कर देगी। शाहजहां की जब फेवरेट वाइफ मुमताज़ महल, उनका इंतकाल हुआ, जब वो इस दुनिया से चल बसी, तो आपको हिस्ट्री के बुक्स में मिल जाता है कि उन्होंने 8 दिन तक रोज़ा रखा, वो कुछ खाए पिए नहीं। रोज़ा यानी उपवास होता है। 2 साल तक उन्होंने म्यूज़िक भी नहीं सुनी। शहंशाह होने के बावजूद अब उन्होंने ज्वेलरी पहनना छोड़ दिया, वो परफ्यूम तक का यूज़ नहीं करते। और हिस्टोरियन कहते हैं कि अपने मोहब्बत के विलाप में अचानक उनकी दाढ़ी और बाल सफ़ेद हो गए, और उन पर उनकी मौत का बहुत डीप इम्पैक्ट हुआ। इससे पहले कि वो और सदमे में जाते, उन्हें उस सदमे से निकालने के लिए 2 साल तक लोग सोचते रहे, तरह तरह की तरकीबें। फिर एक आई कि मुमताज़ महल ने अपनी ज़िंदगी में उनसे एक वादा लिया था, और वो वादा ये था कि आप मेरे लिए एक ऐसा मसोलियम बनवाएंगे जैसा दुनिया ने कभी नहीं देखा होगा। अब इस प्रोजेक्ट की बदौलत ना सिर्फ वो सदमे से बाहर निकल कर आए, बल्कि अपनी बची हुई ज़िंदगी उन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए उसे मकसद बना लिया। और उन्होंने दुनिया की सबसे खूबसूरत बिल्डिंग बनानी थी। उस ज़माने तक दुनिया के सबसे खूबसूरत मकबरे और मॉन्यूमेंट्स कहीं और नहीं, इंडिया में ही थे। तो अब वो एक ऐसी बेमिसाल बिल्डिंग कैसे बनाते जो आज तक कोई नहीं बना सका। तो आपने वो गाइड्स 2 रुपया ज़्यादा कमाने के लिए आपने कहानियाँ सुनी होंगी कि आर्किटेक्ट का हाथ कटवा दिया और उसने सपने में देखा। ये सब बिल्कुल बेफिजूल बिला वजह की बातें हैं, इसीलिए पढ़ना चाहिए। जो कौमें नहीं पढ़ती उनकी पिटाई भी होती है, उन पर इल्ज़ाम भी लगते हैं। तो शाहजहां के प्रीडिसेसर्स, उनके पूर्वजों ने कुछ बेहद खूबसूरत इमारतें
वो अपने पीछे छोड़ गए थे, और वो अपने ज़माने की दुनिया की सबसे अच्छी इमारतें थी। मैं कैम्ब्रिज शॉर्टर हिस्ट्री ऑफ इंडिया की एक लाइन आपको सुनाना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि ताजमहल कंबाइंस द वेरी बेस्ट एलिमेंट्स ऑफ मेमोरियल्स टू शाहजहां फोर फादर्स। शाहजहां के फोर फादर्स के मेमोरियल्स के वेरी बेस्ट एलिमेंट्स को कंबाइन करके, वो कोई ख्वाब में नहीं दिखा था, ना किसी आर्किटेक्ट का हाथ कटा था, वो अपने अंदर चुपचाप अपने से पहले आई हर खूबसूरत चीज़ को समेटे हुए। तो सबसे पहले उन्होंने अपने फादर जहांगीर के शहादरा लाहौर, वहाँ पे जो उनका मसोलियम और उनका टॉम्ब है, वहाँ से 4 मीनारेट्स लिए, और अपने ग्रेट ग्रैंड फादर हुमायूं के टॉम्ब से, हुमायूं का मकबरा बहुत मशहूर है, आप दिल्ली में आके देखिए, लाल मिट्टी का ताजमहल कहते हैं, अपने ग्रेट ग्रैंडफादर हुमायूं के टॉम्ब से उन्होंने 4 कॉर्नर्स लिए, और अपने ग्रैंडफादर अकबर, उनके सिकंदरा वाले टॉम्ब जो आगरा के पास है, उसके सदर्न गेटवे से फ्रंट फेस लिया। तो 4 कोने हुमायूं टॉम्ब से, फ्रंट फेसेस अकबर के यहाँ से, 4 मीनारेट जिसको उन्होंने ऐसे टेढ़ा बनवाया था, स्लाइटली लीनिंग आउटवर्ड, वो जहांगीर के शहादरा वाले टॉम्ब से, और जो इसका गुंबद था वो गुंबद उन्होंने अपने फेमस एंसेस्टर इन सेंट्रल एशिया तैमूर लंग उनके गुंबद से लिया। अब आपको इस लाइन को सुनना चाहिए, लिखने वाले ने क्या लिखा है कि डिफरेंट मॉडल्स यूनाइटेड इन परफेक्ट हार्मनी एंड नो अदर मसोलियम कैन कम क्लोज। क्यों? क्योंकि अपने से पहले आई हर खूबसूरत चीज़ को अपने अंदर समेटे हुए। सो नो अदर मसोलियन कैन कम क्लोज टू ताजमहल इन स्केल, ब्यूटी एंड ग्रेस। एक लाइन और सुनते जाइए ताकि शायद थोड़ी नफरत आपके दिल में कम हो, वरना आप हैक हो चुके हैं, सोशल मीडिया ने आपको हैक किया हुआ है, आप इंसान नहीं हैं, आपके जज्बात का हर स्पेक्ट्रम मर गया है। दिस मॉन्यूमेंट इज नथिंग लेस देन अ पैराडाइज हियर ऑन अर्थ। कुरान में आए हुए जन्नत के तज़किरे की लाइंस को जमा करके इसकी आउटलाइन को बनाया गया था। दिस मॉन्यूमेंट इज नथिंग लेस देन अ पैराडाइज हियर ऑन अर्थ। कुरान में आए हुए जन्नत के तज़किरे की लाइंस को जमा करके इसके आर्किटेक्चरल पिक्चर को बसाया गया था, और इट्स अ सिंबलिज्म कार्व्ड इन लव एंड मार्बल। इट्स अ हेवनली मेमोरियल, जन्नत का एक मेमोरियल है टू द क्वीन ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम द किंग ऑफ द वर्ल्ड। अगर आप पढ़ते तो आपको समझ में आता कि ये क्या चीज़ है। इस तरह की पढ़ाई अगर आप करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर्स पे हमें अपना नाम, अपनी क्लास, और ख़ासकर वो बच्चे जो IAS की तैयारी करना चाहते हैं, और ख़ासकर वो बड़े लोग जो अच्छी किताबें पढ़ने का शौक़ रखते हैं, वो हमें नीचे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट करें। हम उन्हें लिंक भेजेंगे जहाँ पर अच्छी किताबों का अच्छा मटेरियल पढ़कर वो अपनी पढ़ाई को और संवार सकें। थैंक यू। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए Alifs.org समीर सदीकी को और करे अपने UPSC PCS का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।